आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे कितने टाइम में, इन 1 मिनट, एक टाइम के अंदर, इफ़ द 300 मिली एम्पियर करंट इज़ पासिंग थ्रू इट, अगर उस बल्ब में से 300 मिली एम्पियर का करंट गुजर रहा हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n हमने फाइंड आउट करना है। टाइम हमें 1 मिनट गिवन है। सबसे पहले मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो ये हमारे पास टाइम जो है वो आ जाएगा 60 सेकंड्स। करंट हमें गिवन है 300 मिली एम्पियर, एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो मिली की जगह पर पुट करेंगे 10 की पावर -3। सो सोल्यूशन में अब क्या होगा, करंट की डेफिनेशन होती है करंट इज़ इक्वल टू चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम, एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज़ इक्वल टू NE, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज़ द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो करंट को मल्टीप्लाई करवा दें टाइम के साथ, तो IT जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, NE के। यहाँ से N को हम सेपरेट कर लेंगे तो फार्मूला बन जाएगा हमारे पास करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब करंट गिवन है, वैल्यू पुट कर दें, टाइम गिवन है, वैल्यू पुट कर दी और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब चाहें तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इजीली इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 10⁻⁻19 को ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, सो -3 + 19 10⁻16 हो जाएगा। और 300 को मल्टीप्लाई करवा दें 60 के साथ तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 18,000। अब यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं, यानी कि 10 की पावर 3 है और यहाँ पर 10 की पावर 16 है, तो टोटल 10 की पावर हो जाएगी 16 + 3 19। सो आप क्या करें, यहाँ पर 18 को सिंपल डिवाइड कर दें 1.6 से, तो आंसर आ जाएगा 11.25। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2, अ चार्ज ऑफ 90 कूलम passes through a wire in 1 hour and 15 minutes। 90 कूलम का चार्ज किसी तार में से गुजरता है कितने टाइम के लिए, 1 घंटे और 15 मिनट के लिए। व्हाट इज़ द करंट इन द वायर, तो बताएं उस वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो देखें चार्ज हमें गिवन है 90 कूलम, सो Q इज़ इक्वल टू 90 कूलम। कितना टाइम है, 1 hour and 15 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा प्लस 15 मिनट्स। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स। 15 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, 900 सेकंड्स। तो टोटल टाइम हमारे पास सेकंड्स में आ जाएगा 4500 सेकंड्स। करंट हमने फाइंड आउट करना है, सो सिंपल हम करंट की इक्वेशन अप्लाई करेंगे, चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम। चार्जेस हमें गिवन है 90 कूलम, टाइम अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 4500 सेकंड। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पर, और जब इनको डिवाइड करेंगे तो करंट हमारे पास आ जाएगा 0.02 एम्पियर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 13.2, और इसी तरह से 13.1 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 13.3 है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट आपको गिवन है, एक तो आपने इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, देन टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, और ये सोर्स यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी हमारे इस पूरे सर्किट को ये करंट आए कितना करंट प्रोवाइड कर रही है, इस करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, और R1, R2 और R3, इन तीनों रजिस्टर्स में से फ्लो होने वाले करंट को भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को। तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर R1 और R2 ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं। तो हम R1 और R2 को पैरेलल कम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे, तो दो रेजिस्टर्स हैं तो डायरेक्ट हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। R1 और R2 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे इन दोनों के सम के साथ। अब R1 कितना है, 6 ओम, R2 कितना है, 6 ओम, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36, 6 + 6 12। तो इनका जो पैरेलल कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगी 3 ओम। अब ये 3 ओम और ये R3 ये सीरीज़ में हो गए,
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 3 प्लस R3, और R3 कितना है, ये भी 3 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गई हमारे पास 6 ओम। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, कि इस सर्किट में फ़्लो होने वाला जो टोटल करंट है, या ये सर्किट हमारे इस सोर्स में से कितना करंट खींच रहा है, उस करंट को हमने कैलकुलेट करना है। तो देखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6 ओम। तो मैं इसी सर्किट को दोबारा रीड्रा करता हूँ। ये मेरे पास 6 वोल्ट की बैटरी, और इन तमाम रेजिस्टर्स की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, और ये रेजिस्टेंस कितने ओम की है, 6 ओम की। तो देखें अब इसमें से फ़्लो होने वाले करंट को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। करंट इज़ इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितने हैं, 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 6 ओम, तो करंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर कौन सा करंट है, ये वो करंट है जो हमारी ये बैटरी हमारे इस पूरे सर्किट को प्रोवाइड कर रही है, ये वाला करंट। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि R1, R2 और R3 इन तीनों में से जो फ़्लो होने वाला करंट है वो कितना होगा। तो मैंने उसी सर्किट को यहाँ पर दोबारा ड्रा किया है। मैं नाम दे देता हूँ कि ये जो पॉइंट है या नोड, ये मेरे पास A है, और ये जो पॉइंट है ये मेरे पास B है। अब देखें अगर मैं R1 या R2 इनमें से फ़्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी निकालना पड़ेगा, R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी निकालना पड़ेगा। देन मैं ओम्स लॉ को अप्लाई करते हुए इनमें से फ़्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो पॉइंट A और पॉइंट B, इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वो कनेक्ट की गई हैं, यानी कि 6 ओम और 6 ओम दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं। तो अगर मैं पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लूँ, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस जो है 6 ओम के अक्रॉस भी होगा और इस 6 ओम के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस भी अपीयर होगा। तो मैं किस तरह से कैलकुलेट करूँगा, देखें 6 ओम और 6 ओम ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 3 ओम। अभी हमने पीछे कैलकुलेट भी की थी। तो ये पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान इनकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 3 ओम, और बाकी सर्किट जो है वो सेम उसी तरह से मौजूद है। सो पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं नाम दे देता हूँ V1 का, और ये जो रजिस्टर था R3 इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैं नाम दे देता हूँ V2 का। तो देखें V1 को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल को डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो रूल हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हों और हमने किसी एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना हो, तो जिस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है उस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करवा देना है बैटरी के पोटेंशियल के साथ, और अपने आंसर को डिवाइड कर देना है सर्किट में मौजूद टोटल रेजिस्टेंस के साथ। तो मैं अभी V1 कैलकुलेट कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो क्या होगा मेरे पास, क्योंकि 3 ओम के अक्रॉस हमने कैलकुलेट करना है, तो 3 ओम ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करवा देंगे टोटल रेजिस्टेंस के साथ 3 + 3, और मल्टीप्लाई करवा देंगे बैटरी के पोटेंशियल के साथ। तो इन बिटवीन पॉइंट A एंड B पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 3 वोल्ट। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इस 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो अब इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सेम इसी मेथड से। इस 3 ओम के क्रॉस कैलकुलेट करना है तो 3 को ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय बाकी जो रेजिस्टर्स हैं उनका सम, और मल्टीप्लाई करवा देंगे बैटरी के पोटेंशियल के साथ। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 3 वोल्ट और 3 वोल्ट। यानी कि ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है, इस 6 वोल्ट में से पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 वोल्ट है, और बाकी का जो 3 वोल्ट है वो इस R3 के अक्रॉस अपीयर हो रहा है। क्लियर है जी। अच्छा, अगर आप यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप इसी पोटेंशियल को सिंपल ओम्स लॉ से भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने क्योंकि 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो मुझे 3 ओम में से पास होने वाले करंट को
कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ। तो कितना करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V जो कि 6 वोल्ट है डिवाइडेड बाई R, 3 + 3 कितनी हो गई हमारे पास 6 ओम। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पेयर। अब V1 जो है वो कितना होगा, V1 इज इक्वल टू 3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम। करंट कितना गुजर रहा है 1 एम्पेयर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। तो देखें वही आंसर आया मेरे पास। तो आप चाहें तो वोल्टेज डिवाइडर रूल को इस्तेमाल कर लें, चाहे तो ओम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। तो हमने क्या किया कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V1 को कैलकुलेट कर लिया। सो अब क्या होगा हमारे पास, हमने कहा कि क्योंकि R1 और R2 ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, और वो कितना है अभी हमने कैलकुलेट किया 3 वोल्ट। सो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, R1 की वैल्यू 6 ओम, तो R1 में से फ्लो होने वाला करंट 0.5 एम्पेयर। बिल्कुल इसी तरह से R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, R2 की वैल्यू 6 ओम, R2 में से फ्लो होने वाला करंट 0.5 एम्पेयर। अब देखें ये करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पेयर, ये करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पेयर। जब ये दोनों करंट्स इस पॉइंट के ऊपर आकर मिलेंगे तो यहाँ से कितना करंट बाहर निकलेगा 0.5 + 0.5 1 एम्पेयर। और ये कहाँ में किस में से गुजर रहा है 3 ओम में से। सो हम कहेंगे कि हमारे पास R3 में से जो फ्लो होने वाला करंट है वो कितना होगा 1 एम्पेयर होगा। और यही 1 एम्पेयर का जो करंट है ये हमारे सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट होगा। प्रॉब्लम नंबर 4, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आयरन इज़ 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आयरन का, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको मैं ग्रीन कलर से जो है वो शो करवा रहा हूँ। तो इसकी शेप आप देख सकते हैं कैसी है, एक स्क्वायर टाइप, यानी कि ये ऐसा स्क्वायर है जिसकी हर साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। सो दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। लेकिन इस पूरे ब्लॉक की जो लेंथ है हमारे पास वो हमें गिवन है, और वो लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 0.4 मीटर। तो कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, इस आयरन के ब्लॉक की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है अगर रेजिस्टिविटी जो है वो 11 10⁻⁻8 ओम मीटर हो, यानी कि रो जो है वो गिवन हो। तो सिंपल हम रेजिस्टेंस की इक्वेशन अप्लाई करेंगे। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A, रो गिवन है, लेंथ गिवन है 0.4 मीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि भाई इसकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, यानी कि 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर, तो एरिया आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्योंकि हमें तो एरिया चाहिए मीटर स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे इसको 2 दफ़ा 100 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हमारे पास मीटर स्क्वायर में जो है वो एरिया आ जाएगा, और इस एरिया की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो इस आयरन के ब्लॉक की रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास आ जाएगी। प्रॉब्लम 13.5, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 10⁴ ओम। आयरन वायर की रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी है 10⁴ ओम, यानी कि ये हमें किसकी वैल्यू दे रहे हैं R0 की, और अभी इनिशियल टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम फाइनल टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, सो इस 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है RT वो हमारे पास क्या होगी, इफ़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज़ 5.2 10⁻³ पर केल्विन, अगर हमारे पास अल्फ़ा जो है आयरन के लिए वो इतना हो। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा देख लेते हैं। जब इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि 273 केल्विन, तो R0 यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेजिस्टेंस थी 10⁴ ओम। जब हमने फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ाकर 500 डिग्री कर दिया, यानी कि 773 केल्विन कर दिया, तो अब बताएं इस टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी। अब एक बात तो कंफर्म है, आयरन क्योंकि हमारे पास मेटल है और हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि जब हम मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, यानी कि हमारे पास ये जो आंसर आएगा
ये 10 की पावर 4 ओम से ज़्यादा आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट कर लिया, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो कि 500 केल्विन आया, और अल्फ़ा जो है वो भी हमें गिवन है। अब अल्फ़ा की इक्वेशन सिंपल अप्लाई करेंगे, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू डेल टी। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आर टी को सेपरेट कर लिया, आर टी को सेपरेट करने के बाद आर नॉट, अल्फ़ा, चेंज इन टेम्परेचर, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, और जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई 3.6 10 की पावर 4 ओम। यानी कि जब आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड आयरन वायर का टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस 10 की पावर 4 ओम से बढ़कर 3.6 10 की पावर 4 ओम जो है वो हो गई। यानी कि 3.6 टाइम्स जो है वो रेजिस्टेंस पहले से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। प्रॉब्लम नंबर 6, कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन द सर्किट। ये सर्किट आपको गिवन है और इस सर्किट के अंदर आपने हर सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो सेल हैं, एक सेल की ईएमएफ है E1 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरा सेल है E2 और इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो E1 ये जो सेल है इसके दो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल A एंड टर्मिनल B। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल A और टर्मिनल B, इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल होगा, और उसे मैंने बोल दिया है V1। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा जो सेल है उसके टर्मिनल्स हैं टर्मिनल C एंड टर्मिनल D। इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको मैंने बोल दिया है यहाँ पर V2। और यही V1 और V2 हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। जबकि E1 हमारे पास 24 वोल्ट की है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, E2 जो है वो 6 वोल्ट की है और इसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, और लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R ये भी गिवन है 8 ओम। तो अब देखें, मैंने बोला कि लेफ़्ट सेल जो है यानी कि इस सेल की बात कर रहे हैं, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर था, E माइनस आई आर के। ठीक होगा। तो देखें EMF हमें गिवन है, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है। तो अगर मैं R1 में से फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट कर लूँ और उस करंट की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूँ, क्योंकि वो करंट हमें गिवन नहीं है, तो मेरे पास इस सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V1 उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब करंट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखें यहाँ पर R1, कैपिटल R और R2 ये तीनों किस में हैं, सीरीज़ में है। तो इसका मतलब हुआ कि जितना करंट R1 में से गुजरेगा उतना ही R में से, उतना ही R2 में से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इन तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया क्योंकि सीरीज़ में है, और टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली और वो मेरे पास आ गई कितनी, 9 ओम। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब इसी सर्किट का मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करता हूँ जिसमें टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, मेरे पास 9 ओम की है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं दो बैटरीज हैं, एक हमारे पास है E1 वो ये है, सेकंड है हमारे पास E2 वो ये है। ठीक होगा। देखें यहाँ पर इस E2 को एक्चुअली जब आप इधर लेकर आएंगे तो ये इसका हाई पोटेंशियल का जो टर्मिनल है ये कनेक्टेड है E1 के हाई पोटेंशियल के साथ। तो E2 का जो हाई पोटेंशियल का टर्मिनल है ये E1 के हाई पोटेंशियल के साथ ही कनेक्टेड है। अब E1 जो करंट देगा उसकी डायरेक्शन ये होगी हाई पोटेंशियल से, और E2 जो करंट देगा उसकी डायरेक्शन ये होगी हाई पोटेंशियल से, और करंट की डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है। और जब हमने सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो हमारे पास जो टोटल EMF आएगी उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 24 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट। तो मेरे पास टोटल EMF जो है वो आ जाएगी 18 वोल्ट। यानी कि अब मैं इन दोनों सेल्स को एक सिंगल सेल के साथ जो है वो शो करवा सकता हूँ 18 वोल्ट के साथ। लेकिन इस सेल के टर्मिनल्स को कैसे सेट करूँगा, देखें E1 और E2 में से ज़्यादा EMF किसकी है, E1 की। तो जैसे इसके टर्मिनल्स होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है, तो मेरे पास जो टोटल EMF होगी उसके टर्मिनल्स भी मैं सेम बनाऊंगा। तो अब क्या हुआ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो गया। EMF E1 और E2 नेट इफेक्ट 18 वोल्ट, R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम। तो अब देखें आप करंट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट इज़ इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है 18 वोल्ट,
रेजिस्टेंस कितनी है 9 ओम। तो करंट कितना आ गया हमारे पास 2 एम्पेयर। यानी कि इस सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है ये करंट, ये कितना है हमारे पास इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ये कितना है करंट 2 एम्पेयर। तो जाहिर सी बात है R2 में से भी इतना करंट गुजरेगा, R में से भी इतना ही गुजरेगा और R1 में से भी इतना ही गुजरेगा, क्योंकि तीनों किस में है सीरीज़ में है। तो R1 में से फ्लो होने वाला करंट कितना है हमारे पास 2 एम्पेयर। तो I की वैल्यू जो है वो 2 एम्पेयर अब हम पुट कर देंगे यहाँ पर। ये देखें E1 24 माइनस I कितना 2 एम्पेयर, R1 कितना 0.10। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का हो जाएगा 23.8 वोल्ट। यानी कि E1 जो है उसकी EMF थी हमारे पास कितनी 24 वोल्ट। इस 24 वोल्ट में से 0.2 वोल्ट जो हैं वो R1 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, तो अगर 0.2 वोल्ट R1 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं तो बाकी कितना रह जाएगा 24 में से 0.2 निकालेंगे तो 23.8 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये जो सेल है राइट सेल, अब इसके लिए जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो E माइनस आई आर नहीं होगा बल्कि प्लस होगा। प्लस क्यों होगा उसकी रीज़न देखें ज़रा। हमारे सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है वो कैसा है, यहाँ से भी आपने देखा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन E2 हमें जो करंट दे रहा है वो करंट कैसा है हाई पोटेंशियल से, वो करंट है हमारे पास क्लॉकवाइज। यानी कि सर्किट में फ्लो होने वाला जो नेट करंट है उसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि E2 जो हमें करंट दे रहा है वो हमारे पास है क्लॉकवाइज। तो क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पर हम प्लस साइन को इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं E1 हमें करंट इस डायरेक्शन में दे रहा है हाई पोटेंशियल से, और टोटल करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये देखें इसी डायरेक्शन में। तो क्योंकि डायरेक्शन सेम तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। तो E2 गिवन है, करंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, R2 गिवन है 0.90 ओम। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास 7.8 वोल्ट। 13.7 फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल रेजिस्टर्स। ये सर्किट डायग्राम गिवन है, एक रेजिस्टर है R1, सेकंड रेजिस्टर है R2, और इन दोनों रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाले करंट को हमने कैलकुलेट करना है। तो देखें यहाँ पर दो लूप्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों लूप्स के अंदर करंट को डायरेक्शन देंगे। तो इस लूप में फ्लो होने वाले करंट को मैंने क्या दिया I1, और इस लूप में फ्लो होने वाले करंट को नाम दे दिया I2। दोनों करंट्स की डायरेक्शन बिल्कुल सेम रखनी है। मैं यहाँ पर दोनों करंट्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करवा रहा हूँ। बाकी वैल्यूज़ आपको गिवन है, E1 गिवन है, E2 गिवन है, R1 भी गिवन है और R2 भी गिवन है। और हमने R1 में से फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट करना है और इसी तरह से R2 में से फ्लो होने वाले करंट को भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इस लूप के ऊपर किरचॉफ्स का जो सेकंड रूल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, यहाँ से, तो यहाँ से हम चले किस टर्मिनल को लीव कर रहे हैं, नेगेटिव को, सो -E1। तो यहाँ से आए इस तरह से। अब R1 लूप नंबर 1 में भी है, लूप नंबर 2 में भी है, तो मैंने सबसे पहले लिख लिया -R1। माइनस क्यों, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस पावर हमेशा डेसिपेट होती है, सो -R1। अब करंट कौन सा लेंगे, तो जिस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं उस करंट में से साथ वाली लूप का जो करंट है वो क्या कर देंगे माइनस। तो हम इक्वेशन लिख रहे हैं इस लूप की, तो I1, साथ वाली लूप का करंट है I2, तो -I2 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दी, E1 की वैल्यू पुट कर दी, R1 की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को जस्ट सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड लूप के अंदर भी इसी तरह से किरचॉफ्स का जो सेकंड रूल है उसको अप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ से हम चले किस टर्मिनल को लीव कर रहे हैं, नेगेटिव को, सो -E2। अब इधर आ गए, कितना करंट गुजर रहा है R2 में से I2, सो -I2 R2। अब यहाँ से -R1, और किस लूप के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, सेकंड के लिए, तो I2 साथ वाला करंट कौन सा है I1, सो I2 -I1 इज इक्वल टू 0। E2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू, R1 की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर पुट कर दें, इक्वेशन को जस्ट सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फाइनल जो है इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बाय कंपैरिजन मेथड सॉल्व कर लें, बाय सब्स्टिट्यूशन जो है उसके थ्रू सॉल्व कर लें। तो जिसके थ्रू आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 में से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 I1 की वैल्यू निकाल ली है, इतनी आ गई। इस इक्वेशन में से
I1 की वैल्यू जो है वो मैंने कैलकुलेट कर ली है और इस I1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर पुट कर दिया है और इस इक्वेशन को सिंपल सॉल्व किया तो I2 हमारे पास आ गया 1.25 एम्पेयर। और I2 कौन सा करंट है, R2 में से पास होने वाला, तो R2 में से पास होने वाला करंट हमारे पास आ गया 1.25 एम्पेयर। अब इस I2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व किया तो I1 हमारे पास आ गया 0.75 एम्पेयर। तो आप देखें I1 जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0.75। I2 जो है वो R1 में से इस तरह जा रहा है ऊपर, कितना 1.25। दोनों करंट्स की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों R1 में से गुजर रहे हैं, तो R1 में से टोटल कितना गुजरेगा, आप क्या करेंगे यहाँ पर I1 में, अगर I1 हमारे पास कितना आया 0.75 और I2 कितना है 1.25, तो हम क्या करेंगे I2 में से I1 को माइनस कर देंगे क्योंकि I2 जो है वो बड़ा है। सो 1.25 माइनस 0.75 तो टोटल करंट आ जाएगा 0.5 एम्पेयर और इसकी डायरेक्शन क्या होगी करंट की, यही। तो ये करंट इस डायरेक्शन में गुजरेगा R1 में से कितना 0.5 एम्पेयर। प्रॉब्लम नंबर 13.8, फाइंड द करंट एंड पावर डिसिपेशन इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एक रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5, R6, इन तीनों रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाले करंट को बताना है और हर रेजिस्टर में से जो पावर डिसिपेट हो रही है उसको भी कैलकुलेट करना है। तो अगेन सबसे पहले वही बात, दो लूप्स हैं, करंट को डायरेक्शन दे लें, करंट I1, करंट I2। इस लूप के लिए इक्वेशन लिखेंगे, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम, बल्कि वैल्यूज़ डायरेक्ट यहाँ पर गिवन है आपको, तो जैसे यहाँ पर एक मैं आपको बता देता हूँ कि इधर से हम चले क्लॉकवाइज, तो किस टर्मिनल को लीव कर रहे हैं, पॉजिटिव को, सो +6 माइनस I1 R1 और R1 कितना है 1, इधर आ गए, -2 और करंट I1 जिसकी इक्वेशन लिख रहे हैं साथ वाला करंट -I2 और फिर यहाँ से -I1 R2 और R2 कितना है 1, तो ये इक्वेशन। अब इसको सिंपल आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करते जाना है। फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह से हम इस लूप के अंदर भी किरचॉफ्स का जो सेकंड रूल है उसको अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अगेन मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से I2 की वैल्यू निकाल ली, I2 इज़ इक्वल टू 2I1 -3 और इसकी वैल्यू को क्या किया इक्वेशन 2 में यहाँ पर पुट कर दिया, ये देखें। तो इसको सॉल्व किया तो I1 हमारे पास आ गया 0.8 एम्पेयर। अब हम क्या करेंगे, इसी I1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे पास I2 जो है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने I1 की वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास I2 आ गया 1.4 एम्पेयर। माइनस साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन शोज करंट इन लूप इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब करंट थ्रू मिडल रेजिस्टर, दरमियान में जो रेजिस्टेंस है 2 ओम, उसमें से कितना करंट गुजरेगा, दरमियान में से कौन सी रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम की। तो इसमें से देखें I1 ऐसे आ रहा है, I2 ऐसे जा रहा है, तो I1 कितना हमारे पास आया 0.8, I2 हमारे पास कितना आया है -1.4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.8 में से -1.4 माइनस कर देंगे क्योंकि I1 I2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ओम के अंदर, तो हमारे पास जो 2 ओम में से गुजरने वाला करंट है वो आ जाएगा 2.2 एम्पेयर। और बाकी आप देख सकते हैं कि R1 में से फ़्लो होने वाला करंट I1 है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। R2 में से फ़्लो होने वाला करंट भी I1 है, कैलकुलेट कर चुके हैं। R3 में से फ़्लो होने वाला करंट I1 -I2 कैलकुलेट कर चुके हैं। R4 में से फ़्लो होने वाला करंट I2 है, R5 में से फ़्लो होने वाला करंट I2 है, R6 में से फ़्लो होने वाला करंट R6 है, ठीक होगा, सॉरी I2 है, R6 में से फ़्लो होने वाला करंट I2 है, इसको भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब पावर डेसिपेशन के लिए सिंपल आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे I²R। तो अगर R1 के अंदर पावर डेसिपेशन निकालनी है तो I²R1, इसमें से फ़्लो होने वाला करंट कितना है I1, तो इसका स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 ओम के साथ, तो इसके अंदर पावर डेसिपेशन आ जाएगी। इसी तरह से R5 के अंदर अगर पावर डेसिपेशन निकालनी है तो R5 में से फ़्लो होने वाला करंट कितना है I2, सो I2² इंटू 2 ओम। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने तमाम रेजिस्टर्स की
जो पावर डेसिपेशन है सिंपल उसको इसी मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर लिया है। और क्योंकि हमारे पास 6 रजिस्टर्स हैं तो 6 जो है वो पावर डेसिपेशन हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।